नगरोटा और बड़गाम का उपचुनाव खत्म हो चुका है। मत पेटियां यानी कि ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अब हम एग्जिट पोल भी दे सकते हैं। और एग्जिट पोल में अगर हम ये बात करें कि नगरोटा में कांटे की टक्कर है तो ये गलत नहीं होगा। पहले ये बता लेते हैं कि आखिर मतदान कितना हुआ। अभी तक की जो जानकारी आ रही है 73.16 वोट पोल हुआ है नगरोटा में, मगर ये आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि कई सारी ईवीएम से, कई सारे पोलिंग बूथ से अभी जो है डाटा पूरा नहीं आया है। अगर पिछली बार की बात करें साल 2024 में, उस समय 77 पॉइंट से अधिक, कुछ अधिक मतदान हुआ था, यानी कि इस बार जो परसेंटेज है 3-4% कम नजर आ रही है। मगर अगर उससे भी पीछे 2014 में जाए तो 2014 में 84% पोलिंग हुई थी नगरोटा विधानसभा में, यानी कि नगरोटा डिक्लाइन की तरफ आया है। तो अगर हम पिछले साल के मुकाबले इस बार का जोड़ के देखें, 3-4% जो वोट कम पोल हुआ है, तो क्या लोग निराश हैं इसलिए वोट कम पोल हुआ है? क्या लोग, ये लोगों की पसंद का कोई उम्मीदवार नहीं था इसलिए वोट कम पोल हुआ है? क्या लोगों को लगा बाहरी उम्मीदवार है इसलिए कम वोट हुआ है? मगर फिर भी 73% वोट में आखिर बाजी कौन मार जाएगा? क्या पिछली बार जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा ने बड़े मार्जिन से सीट जीती थी, 30,000 वोटों से, क्या ऐसा कुछ हो सकता है इस बार बड़े मार्जिन से कोई उम्मीदवार जीत सकता है, या फिर कांटे की टक्कर है? जो अभी तक हमारा एग्जिट पोल है, और आपको पता है द न्यूज रूम 24 आवर्स पे हमारा एग्जिट पोल दरअसल सटीक होता है। हम बाकी मीडिया हाउसेस या बाकी चैनल्स की तरफ से ये नहीं कहेंगे कि कौन जीत रहा है, मगर हम आपको नजदीकी बता देंगे कि जो भी जीतेगा वो ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं जीतने वाला, मार्जिन कम हो सकता है और शायद जितना हम आपको बताएं उससे भी कम। मेरे साथ मेरे सीनियर सहयोगी पवन शर्मा है। सटीक एग्जिट पोल की बात करें तो कांटे की टक्कर नगरोटा में नजर आ रही है पवन जी। हाँ बिल्कुल, आपने कह दिया कांटे की टक्कर है, तो इट मीन्स की टक्कर किसके साथ है? हर्षदेव सिंह, दवयानी, या फिर दवयानी और शमीमा बेग, या फिर हर्षदेव और शमीमा बेग, या फिर तीनों में, या फिर तीनों में नजदीकी टक्कर हो सकता है। देखिए, बड़गाम में भी इसी तरह की पोजीशन है। बड़गाम में भी भारतीय जनता पार्टी जो कमजोर समझी जा रही थी वो उस रेस के भीतर है। जैसे बयान सुनील शर्मा के आ रहे थे कि हम बड़गाम भी जीतेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर सेंग लगाने में कामयाब रही है। दूसरी ओर नगरोटा की बात करें तो यहां पर जो गेम फिक्स हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट आना, कांग्रेस का सरेंडर करना, कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर मुड़ते वोटर्स, वो जो एक पहले दिखाया जा रहा था कि शायद एक बम्पर जीत बीजेपी की होगी। हो सकता है कि देवेंद्र सिंह राणा का भी रिकॉर्ड टूट जाए जो पिछली बार उन्होंने बनाया था। लेकिन जैसा आपने बताया कि पिछले 3 इलेक्शन में कम होते कम हुई है तो ये भी हो सकता है जो आपने कहा कि लोगों को शायद ये लगा हो कि इनमें से कोई भी उम्मीदवार हमारे काम का नहीं है, तो लोग नहीं निकले हों वोट डालने। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की नाराजगियां बाढ़ के बाद ज्यादा थी, जो लोग वोट डालने ही नहीं आए। ये फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन नगरोटा में कांटे की टक्कर है, तो ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होगा कि टक्कर किसमें है, क्योंकि 3 कैंडिडेट हम सोच रहे हैं और चौथा कैंडिडेट जिसे हम साइलेंट वोटर कहते हैं, तो साइलेंट कैंडिडेट भी होते हैं, अनिल शर्मा, वो कहां पे डेंट डालेगा, वो कितना वोट लेगा, क्या वो इन तीनों को क्रॉस कर जाएगा या फिर इन तीनों में से किसी एक का रास्ता क्लियर करें? हमारा ये लाइव अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। शायद आपकी और हमारी सोच मिल रही हो, शायद जो नगरोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज वोट भी किया हो, जो हमें देख रहे हैं, वो जल्दी इसे साथ साथ शेयर करिए। बहुत सारे ऐसे और लोग भी जो नगरोटा में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इसे शेयर करते जाइए। आखिर में हम आपको बताएंगे कि हमारा सटीक एग्जिट पोल क्या कह रहा है, मगर उसके बीच बीच में हम आपको केवल यही बता रहे हैं कि फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। हालांकि बहुत पीसफुल पोलिंग हुई है नगरोटा में, जो उम्मीद भी थी, कोई छोटी मोटी घटना भी नहीं हुई, पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन सामने आ रहा है। हमारी टीम दिन भर नगरोटा में थी, चाहे वो जगती के पंचग्राही हो, चाहे नगरोटा मार्केट हो, चाहे वो जिंद्रा हो, किशनपुर मनवाल हो, चाहे वो घरोटा हो या मथवार का इलाका हो, हर तरफ हमारी टीम, हमारे कैमरा पर्सन, रिपोर्टर्स होके आए हैं। और जो हमने नफ्स नगरोटा की आपको बताई थी वो
और आज की वोटिंग में 3-4 दिन में काफी असर अलग पड़ा है। जैसे पवन जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है, साइलेंट वोटर देखने को मिला है आज नगरोटा में। बहुत सारा ऐसा साइलेंट वोटर जिन्हें कुछ पार्टियां या कैंडिडेट मैनेज कर सकते हैं और कुछ ऐसा वोटर जिसे पार्टियां या कैंडिडेट मैनेज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल एक था, नाउम्मीदगी लोगों में देखने को मिल रही थी। कारण यह था बाढ़ ने बहुत सारी उम्मीदों पर पानी फेरा था। वहीं दूसरी ओर एक साल जब चुनाव नहीं हुए तो भी लोग इससे निराश थे और लोगों ने कई सारी पार्टियों के असली चेहरे भी देखे, कई सारे कैंडिडेट्स के असली चेहरे भी देखे। एक और भी सवाल था कि आखिर तीनों कैंडिडेट बाहर से हैं, क्योंकि दिव्यरानी राणा भी बेसिकली जम्मू के बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की रहने वाली है, उनका वोट भी यहीं पर है। हर्षदेव सिंह बेसिकली रामनगर के रहने वाले हैं, उनका वोट बैंक भी जो है वो नगरोटा में नहीं है। और शमीमा बेग का भी बाहरी गिना जाना एक बड़ा सवाल था, मगर 3 बाहरी में से किसको चुनना है यह भी सवाल बहुत बड़ा था। यही बात थी कि नाउम्मीदगी के साथ साथ उम्मीद भी थी कि कोई विधायक आएगा, हमें आगे लेकर जाएगा। आखिर तक देखते रहिए, आखिर में हम आपको बताकर जाएंगे कि आखिर हमारा सटीक एग्जिट पोल क्या कह रहा है। पवन जी, बात फिर वही आ जाती है, नंबर 1, 2 और 3 की रेस में कौन आगे निकल रहा है? देखिए, इसमें एक बड़ा फैक्टर है बाहरी का। तो जब आपको पता होगा, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सबने सुना भी होगा कि अनिल शर्मा जो बीजेपी के नेता थे, ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के वो चेयरमैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा बारी नहीं चाहिए, लोकल वोट फॉर लोकल्स इन नगरोटा। तो वो फैक्टर भी चला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, वोटर जो है, आज का जो वोटर है वो समझदार है, आज का वोटर बहुत होशियार है, चालाक है। और साइलेंट वोटर जो होता है वो किसी को पता नहीं चलने देता। हो सकता है कि साइलेंट वोटर जो है वो किस टर्न के ऊपर आके किसको अपना नेता चुन ले, वो सब लोग अचंभित रह जाते हैं। और नगरोटा की बात करें तो नगरोटा में 4 कैंडिडेट जिनके बीच मुकाबला कड़ा है। हम किसी को भी कम नहीं समझ रहे, किसी को भी पावरफुल नहीं समझ रहे। ये लोगों ने डिसाइड किया है, मतपेटियों में मत जो है वो कैद हो सके हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उन पे हम बात कर रहे हैं। तो बात एक ये भी है कि देवयानी राणा को अपनी विरासत को संभालना है। दविंदर सिंह राणा का गढ़ है नगरोटा, वहां पर वो बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी रहे इलेक्शन जीतकर। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जब बीजेपी ज्वाइन की तो बड़े मार्जिन से वो जीते। तो नगरोटा एक गढ़ है बीजेपी का, उसके बीच में सेंग लगाने के लिए रामनगर के 3 बार के विधायक पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह पहुंचते हैं। चनैनी से होते हुए चनैनी में उनको हार मिली थी, लेकिन वो पहुंचे और पिछले 10-11 महीनों से वो लगातार काम करते रहे। अच्छा पवन जी, एक और बहुत खास चीज इन चुनावों में देखने को मिलती है, क्योंकि जब ये चुनाव छोटे हो जाते हैं, यानी कि बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव, तो इसमें एक चीज मतदाता को भी पता होता है कि मुझे अपने जो मत का प्रयोग करना है वो केवल इसलिए करना है अपना विधायक चुनने के लिए। बिल्कुल। तो लोगों के लिए फोकस सरकार बनाना नहीं होता, और जैसे कि बिल्कुल साफ है, ना तो इस सीट को जीतने से सरकार बनेगी और ना ही गिरेगी। बिल्कुल। इसलिए लोगों को सिर्फ फोकस था कि हमारे काम कौन करने वाला है, कौन कैंडिडेट होगा। लोगों ने कोई एक्सपीरियंस चेहरा चुनना था या फिर लोगों ने नई एनर्जी की तरफ जाना था, यह भी एक बहुत खास बात है। और दूसरी ओर जो लोग हमें देख रहे हैं नगरोटा के, शायद नीचे कमेंट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो आज वोट करके आए हैं, वो बेहतर समझ रहे होंगे कि हमने जो आपकी नब्ज पकड़ी है वो दरअसल बिल्कुल सही है। जिस लाइन के ऊपर आप लोग वोट करके आए हो वही लाइन हम टो कर रहे हैं अपने इस एग्जिट पोल के खास प्रोग्राम में। क्योंकि आप लोग बड़े बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल तो देख रहे होंगे, बिहार का क्या आ रहा है या बाकी उसका, मगर क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाई पोल्स हुए हैं और बाई पोल्स में एक रीजनल चैनल, एक रीजनल डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि आपको आपके ग्राउंड की रिपोर्ट जरूर दिखाएं। अब इसमें सबसे बड़े सवाल बहुत सारे जो खड़े हुए हैं, जो आज वोटर्स ने भी सवाल किए होंगे अपने मन के अंदर जब वो घर से वोट डालने गए होंगे, पोलिंग बूथ तक पहुंचते हुए लगातार ये सवाल लोगों ने किए होंगे। शायद बटन दबाने से पहले भी 10 बार सोचा होगा कि क्या जिस कैंडिडेट का बटन दबा रहे हैं यही मेरा सही उम्मीदवार है। अब बात इसमें एक और खास आती है कि भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में, चाहे हम जितना भी कह लें, हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, आज भी जातिवाद बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पवन जी, अगर मैं गलत बिल्कुल और जातिवाद नगरोटा में नगरोटा है क्योंकि नगरोटा के समीकरण जाती है, यहाँ 30-30-30 है। हाँ, यहाँ ब्राह्मण, राजपूत और गुज्जर कम्युनिटी से गुज्जर कम्युनिटी 30-30-30 है, और जो 10% है वो है हमारे दलित भाई बंधु, और उनका वोट भी कई बार
काफी असर करता है। तो इस बार बहुत दिलचस्प इसलिए हो रहा है कि तीनों कैंडिडेट्स जो है, 4 कैंडिडेट, उसमें एक ब्राह्मण कैंडिडेट, जिनमें मुकाबला हम कह रहे हैं 2 राजपूत कैंडिडेट और एक महिला और एक पुरुष, और एक मुस्लिम बिरादरी से आने वाली महिला कैंडिडेट, यानी कि पुरुष और महिला का समीकरण और ब्राह्मण राजपूत का समीकरण। तो ये जातिवाद की बात हम कभी नहीं करते, मगर क्योंकि जातिवाद के नाम पर ही टिकट्स दी जाती हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, और आपने देखा है क्योंकि रिजर्वेशन का मामला होता है, हर जगह सीट का बंटवारा भी ऐसे ही होता है। तो इस बार काफी कुछ मैनेज करने में कौन सा कैंडिडेट कामयाब हुआ होगा, ये हम आपको आखिर में जरूर बताएंगे। पवन जी, कितना असर होगा जातिवाद का? देखिए, एक चीज तो कन्फर्म है, अगर जातिवाद को देखने के बाद अगर कोई ये कहे कि आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो जातिवाद के तर्ज पर ही सीटें रिजर्व होती हैं, उम्मीदवार भी चुने जाते हैं। और यहां पर क्या है, यहां पर राजपूतों में 2 फैक्शन हैं, ठोकर राजपूत और दूसरे राजपूत। ब्राह्मण अलग अलग में हैं। मुस्लिम कैटेगरी में अगर देखें तो गुज्जर भी हैं, तो दूसरे भी थोड़े बहुत होंगे, क्योंकि बाहर से वोटर भी आए थे। अब सवाल यह है कि नगरोटा के भीतर ब्राह्मण, राजपूत एंड गुज्जर कम्युनिटी, 3 कम्युनिटियों का मिश्रण है, और टोटल जो वोट पोल हुए हैं वो लगभग 64,000-65,000 के बीच पोल हुए हैं, जो परसेंटेज है, क्योंकि 1-2,000 बढ़ सकती है। हाँ, फाइनल काउंटिंग 97,000 के करीब करीब वोटर हैं। उसके हिसाब से अगर हम अभी की बात करें, हो सकता है थोड़ी बहुत परसेंटेज बढ़ भी जाए, लेकिन हम ये लेके चलते हैं कि 65,000 वोटर जहां पर वोट डाल चुका है। उसके बाद अब डिवाइड होगा कौन कौन क्या क्या लेके जाता है, लेकिन जो अभी के जो ताजा वहां से जो रुझान है, जो लोगों के व्यूज हैं, जो ग्राउंड के आंकड़े हैं, जो किसी भी तरीके से जो लोग वहां काम कर रहे थे, उनकी जो राय है, कई लोगों से हमने बात की है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये आसान नहीं है, इस बार टक्कर कांटे की है, और कांटे की टक्कर पहले 2 या पहले 3 में हो सकती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि साइलेंट वोटर के साथ साथ साइलेंट कैंडिडेट भी होते हैं, हो सकता है कि वो इन तीनों की कांटों की टक्कर के बीच में अपना रास्ता अलग से बना ले, ये भी बड़ा फैक्टर है। और साथ में हम नगरोटा की बात कर रहे हैं, तो बड़गाम की भी स्थिति ऐसी है। बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर एज लिया है। वो वहां पर जितना लोग सोच रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन जो रुझान है, बहुत से जो बूथ हैं कि बीजेपी को भी वोट डाला है, तो खैर वहां पर हम ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी बहुत ज्यादा उभर कर सामने आएगी, लेकिन वहां पर भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में। लेकिन नगरोटा जो है, वो हम नगरोटा पे इसलिए बात कर रहे हैं कि हम जम्मू में बैठे हुए हैं, ज्यादा जो जोर था वो नगरोटा के ऊपर हमारी टीमों का रहा है। बड़गाम में तो हम गए नहीं, वहां से तो रिपोर्ट्स ही हैं, लेकिन नगरोटा बहुत दिलचस्प होगा इस बार। और जिस तरह से दीपक पहले बता रहे थे कि 84% के बाद कम हुई, उसके बाद अब फिर कम हुई, कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि लोगों के बीच में गुस्सा है, नाराजगी है। इतने महीने सीट वेकेंट रहना, कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा था, लोगों के अंदर यह था कि आखिर क्या वजह है कि हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। दूसरा फाइनल एक आपको बीच में टोक रहा हूं, जो हमें लोग देख रहे हैं, खासतौर पे जो नगरोटा में इंटरेस्ट रखते हैं, जो नगरोटा से हमारा वोटर है, उनके लिए खास जानकारी बीच में आ रही है कि एग्जैक्ट फाइनल टर्नओवर जो है वोटिंग का वो आ गया है। बड़गाम में 49.99 यानी कि 49.89% वोट पोल हुआ है, और आपके नगरोटा में 74.61%, 74.61%, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें पिछली बार के 77 से, तो 3% वोट सिर्फ कम पड़ा है। अब बड़ी बात यह है कि वो 3% वोट कौन सा है जो इस बार पोल नहीं हुआ? क्या वो नाउम्मीदगी का वो वोट है, जो लोग घर से नहीं निकले वोट डालने के लिए? क्या उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस बार कोई कैंडिडेट उनके लिए कुछ कर पाएगा, या फिर देवेंद्र सिंह राणा की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा वोटर को बाहर निकाल लाते थे? क्योंकि उससे पीछे जब मुकाबला बीजेपी की तरफ से नंद किशोर शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देवेंद्र राणा का था 2014 में, दोनों ही दिग्गज परिवार थे, और उस समय जातीय समीकरण बहुत जबरदस्त थे, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत। उस समय 84% वोट हुआ था पोल, और उसमें देवेंद्र सिंह राणा ने जीत दर्ज की थी बहुत ही कम मार्जिन से। तो कहीं ना कहीं ये जातीय समीकरण इस बार किस तरफ बैठेगा, यानी कि ऊंट किस तरफ बैठेगा, ये सोचना इस बार ज्यादा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार कोई समीकरण साफ नहीं नजर आ रहा। और जैसे पवन जी बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं, हम दिन भर आज यही चर्चा भी कर रहे थे, और पवन जी ने दिन भर मुझे इस बात पे हमारी चर्चा होती रही
ये इसी बात पर अड़े हुए थे कि इस बार साइलेंट वोटर बिगाड़ेगा समीकरण, और ये आज भी इस पे अड़े हुए हैं। हालांकि मैं इनकी बात से सहमत इतना नहीं हूं, पर अब मुझे लग रहा है जिस तरह का जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं इनसे सहमत होना पड़ रहा है। अभी खत्म करते करते लाइव आपको हम जरूर बताते जाएंगे कि आखिर हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है। बीच में जैसे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं और आपके मैसेजेस से बिल्कुल साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं नगरोटा कई पार्टियों के लिए 2 दिन की नींद उड़ा सकता है। 14 को रिजल्ट आने हैं, आज 11 है, 12 और 13 शायद उम्मीदवारों को भी पवन जी नींद ना आए, इतना क्लोज हो सकता है। एक चीज और उस मुद्दे पे मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, जब नगरोटा की इलेक्शन अनाउंस हुई थी उस समय एक बेर चली थी कि नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा की विरासत को उनकी बेटी बचाएगी और देवेंद्र सिंह राणा से ज्यादा मार्जिन से वो जीतेगी। हम भी उससे एग्री थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां पर हालात बदलते गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब शमीमा बेग को मैदान में उतार दिया तो पूरे समीकरण जो थे वो बिगड़ गए, और यह भी कहा जाने लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसलिए अपना कैंडिडेट दिया है कि कहीं गुज्जर कम्युनिटी का वोट हर्षदेव सिंह को ना पड़ जाए, और उस वजह से उन्होंने कैंडिडेट, जो आरोप लग रहे थे अलग अलग पार्टियों की ओर से, हमारी तरफ से नहीं, हम एक आंकलन कर रहे हैं, एक समीकरण बता रहे हैं, हम अपना जो वहां का तजुर्बा है जो टीम्स का वो बता रहे हैं। लेकिन अब कहानी ये है कि इतनी पोलिंग जो हुई है, अब कहते हैं ना कि पहले होता था कि अगर बहुत कम पोलिंग हो तो कहते हैं सरकार के पक्ष में जाती है, बहुत ज्यादा हो जाए तो कहते हैं सरकार के खिलाफ जाती है। लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं है। हरियाणा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, कोई भी स्टेटों में इलेक्शन जो पिछले 4-5 साल में हुए हैं, रेशो बड़ी, परसेंटेज बड़ी। मगर पवन जी एक और बात है, इसमें एक और बहुत कंफ्यूजिंग चीज है जो शायद लोगों को कंफ्यूज करेगी, और जो वोटर वोट करके आया है वो तो बेहतर समझता है मैंने कहा वोट किया है। मगर अब एक और चीज हो रही है कि आजकल एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो कम होती है, और खासतौर पे नगरोटा के लिए कंफ्यूजिंग इसलिए है कि नगरोटा के पास तो 1 साल से विधायक ही नहीं था, तो उनके लिए किसी की भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब उनको नया कैंडिडेट चुनना है, और बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात आएगी तो किसकी, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार की या केंद्र की चुनी हुई सरकार की, क्योंकि टक्कर इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में, और तीसरे कैंडिडेट जो आजाद तौर पे आए हैं दरअसल वो इनका समीकरण बिगाड़ सकते हैं, और ये चीज साफ नजर आ रही है। जिस तरह से अभी आंकड़े जो आ रहे हैं, आंकड़े यानी कि 3% कम वोट होना, ये अब कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि बहुत क्लोज वोटिंग हुई है। आपके इलाके में वोटिंग कैसी हुई है, आप नगरोटा में कहां रहते हैं, साथ साथ हमें नीचे अपने कमेंट करके बताते चले। और दरअसल ये जो वोटिंग आज हुई है, साइलेंट वोटर इस बार खेल बिगाड़ेगा, साइलेंट वोटर बिल्कुल बिगाड़ेगा। साइलेंट वोटर, मैं पहले ही कह रहा था कि साइलेंट वोटर जो है वो खेल को बिगाड़ के रख देगा। नगरोटा भले ही जम्मू सिटी के बिल्कुल क्लोज है, लेकिन यहां के लोग जो हैं, जो नगरोटा का वोटर है, जिस तरीके से बाढ़ ने वहां पर स्थिति बनाई, लोगों को 2-2 महीने से पीने का पानी तक नहीं मिला। अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर रोड नहीं है, सब बह गए हैं। मशहूर वहां पर जो एक पवित्र जगह है बाबा बैर देवता, वहां का पुल बह गया, लोग उस पे जो मोटर बोट है वो बनाकर, एक जुगाड़ बनाकर वहां से पार जा रहे हैं कश्ती के सहारे। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है, लोग चाहते भी हैं कि हम अपना कोई ऐसा उम्मीदवार चुने जो हमें इस निजात से बाहर निकाले। लेकिन फिर जाकर बात वहां पे रुकती है कि 1 साल से विधायक नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी किसी से हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, आपको डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान भी याद रखना होगा। उन्होंने स्टेज के ऊपर कहा था कि 1 सीट जीतने से ना तो ये सरकार गिरेगी, 1 सीट जीतने से जहां 28 बेले हैं तो 29 बेले हो जाए। एक बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे व्यूअर्स के लिए देना जरूरी है कि नॉर्मली जो एग्जिट पोल आते हैं उनमें करीबन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 150 से 300 लोगों के साथ बात की होती है। इस समय हमें नगरोटा के 500 से अधिक लोग देख रहे हैं, इसलिए इनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि आप अपना मत नीचे कमेंट में करते चले, क्योंकि हमारी टीम आपके मत को काउंट कर रही है, और हम आपको इस शो से खत्म होने से पहले ही बता देंगे कि कौन जीतेगा इस सीट। तो आप अगर चाहते हैं कि आपने जो वोट साइलेंट किया है वो कम से कम अगर आप उसको बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। हमारी टीम लगातार आपके कमेंट्स देख रही है, और उस कमेंट से काउंट कर रहे हैं हम कि कितने लोगों का क्या मत निकल कर आ रहा है। तो जिस चीज को लगकर आपको लगता है, जो लोग नगरोटा से खासतौर पे वोटर हैं, वो जरूर नीचे करते चले। हमें इस समय 500 से अधिक लोग देख रहे हैं, वो सभी अपना कमेंट करें और ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपको एग्जैक्ट एग्जिट पोल आपके इलाके का बता पाए। पवन जी, जातीय समीकरण पे आते हैं, क्या असर करेगा? देखिए, मैं जहां पर मैंने बात रोकी थी वो थी कि इस इलाके के लोगों के लिए
इस बार ये था कि हम एक ऐसा विधायक चुने जो हमें इस निजात से बाहर निकाले। और इस बार अगर बात करें, जैसा अनिल शर्मा का एक नारा था कि लोकल्स वोट, लोकल जो है वो नगरोटा के लोग चाहते हैं कि स्थानीय विधायक हो, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल्स। लेकिन उसमें एक चीज और भी है, उसको भी ध्यान में रखना होगा कि देवेंद्र सिंह राणा ने वहां पर 2 टेन्योर ऐसे बतौर एमएलए किए हैं, और एमएलसी जब थे तब भी वो नगरोटा में, उनके लिए नगरोटा बाहर का नहीं था। यह ध्यान में चीज रखने वाली बात है। उन्होंने अपने शहर से अलावा अपने पैतृक गांव से ज्यादा नगरोटा में अपना समय बिताया। और मैं ये दावे से कह सकता हूं, जब देवेंद्र सिंह राणा वहां पर थे, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसके मुखिया या उस गांव के पंच, सरपंच से लेकर किसी भी व्यक्ति के घर को वो पर्सनली जानते थे। 50-100 बंदों की भीड़ के बीच में बोल सकते थे कि फलाना रमेश कुमार है, फलाना बंदा वो खड़ा है, यार तुम आगे आओ। ये उनकी खासियत थी, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने अपने पैठ वहां पर बनाई थी। अब कहानी है कि उनकी विरासत को बचाए रखना, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सीट जो है ये दांव पर है। अब बात कर रहे हैं दीपक जातीय समीकरण जी। तो जातीय समीकरण नगरोटा के डिफरेंट हैं। जम्मू शहर की किसी भी विधानसभा से नगरोटा के बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहां पर क्या है कि एक तो मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, और वहां पर रहने वाले लोगों की अपनी अपनी समस्याएं भी हैं। बहुत से नगरोटा के लोग ऐसे हैं जो रोड ना होने के कारण शहर तक ना पहुंच पाए। लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो 3-4 बड़ी जाति यहां पर जो है, ब्राह्मण कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी है और गुज्जर कम्युनिटी है। तीनों का जो है अपना अपना वहां पर वोट बैंक बढ़िया है, खासा वोट है। और तीन जो लीडर्स वहां पर हैं, जो मैदान में उतरे हैं इस शाम, देखिए आप देखिए एक चीज, जब पिछली बार जब देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पर विधायक थे, जब बीजेपी के थे, जब बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ी, तो कुलदीप शर्मा जो है वो वहां पर, सॉरी कुलदीप शर्मा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, काकू जोगिंदर सिंह काकू, वो उन्होंने एनसी की इलेक्शन लड़ी थी। उस समय कोई भी बड़ा लीडर प्रचार के लिए नहीं आया था, फिर भी वो लगभग 19,000 वोट ले गए थे। और अब इस बार शमीमा बेगम के प्रचार के लिए वहां पर तमाम लीडरशिप पहुंची, डिप्टी सीएम पहुंचे, सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे। लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट था जिसके प्रचार के लिए सिर्फ लोकल लोग आए, वो थे हर्षदेव सिंह। हर्षदेव सिंह ने भी पूरा समीकरण बिगाड़ के रखा हुआ है। और आज से 3 दिन पहले से जो वहां पर वारदातें हुई, वो चाहे शराब बांटने की हो, जहां दंगे की हो, जहां पिटाई का मामला हो, हर्षदीप सिंह के बेटे को पीटने का मामला हो, उसको अगवा करने का मामला हो, वो भी फैक्टर काम करेगा। खैर वो फैक्टर पवन जी जो होता है, वो ओवरनाइट चीजें काम करती हैं, वो कुछ वोट आगे पीछे कर सकती हैं, तकरीबन वोटर ने अपना मूड बना के रखा होता है। पवन जी, एक और बहुत बड़ा सवाल है, आप इस पर भी जरा मैं चाहूंगा कि आप टिप्पणी करके बताएं। बेसिकली जो महिला कैंडिडेट्स दोनों उतारी गई, महिला, हालांकि टोटल टर्नओवर के हिसाब से देखा जाए तो 2024 से 2025 में 3% की कमी हुई है। 2024 के चुनावों में 77% वोट हुआ था, अब 74% हुआ है। 3% की वोटिंग में कमी हुई है। क्या महिला फैक्टर जो है वो काम किया? क्या इस बार महिलाएं ज्यादा निकली वोट डालने? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महिला कैंडिडेट को दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवयानी थी। और मोदी सरकार की जो महिलाओं के लिए नीतियां हैं, जो उनके लिए स्कीम्स हैं, वो गांव-गांव तक भाजपा के संगठन ने पहुंचाई हैं। मैंने पहले एक बार भी हमने बात की थी, जब तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी इलेक्शन हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसको चैलेंज लेती है और जंग की तरह लड़ती है। जो संगठन पीछे खड़ा है, उस संगठन ने हर उस महिला तक प्रधानमंत्री की जो महिलाओं के प्रति योजनाएं हैं, जो उनके लिए बनाई गई हैं, वो घर घर तक पहुंचाई है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि दूर दराज के बैठी एक महिला भी जब वोट डालने जाती है तो वो उसी चीज को देखती है जो उसको बताया जाता है कि आज तेरे घर में चूल्हा नहीं सिलेंडर है, आज तेरे घर में राशन मिल रहा है, आज तेरे घर में बच्ची के अकाउंट के पैसे आ रहे हैं, आज महिलाओं की पेंशन के पैसे आ रहे हैं। वो चीजें बहुत फैक्टर करती हैं दीपक। बोल गांव तक जब ये मैसेज जाते हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन कई बार क्या ऐसा होता है कि हालात ऐसे बन जाते हैं, हालांकि देखा जाए तो शामखोट विधानसभा में भी बहुत सी स्कीमें जी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने लोगों तक पहुंचाई थी। लेकिन वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आया था सतीश शर्मा, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिता की विरासत को संभालना था। मदन लाल शर्मा का एक अपना रुतबा था खौट विधानसभा के भीतर, और उसको उन्होंने कायम रखा, और वहां से वो भी अच्छी एक जीत के साथ इलेक्शन जीत के आए थे। मैं उसी चीज के ऊपर इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं कि देखिए, अब मैं ये एक बात तो कह सकता हूं कि जहां तो बहुत बड़ी बंपर जीत होगी बीजेपी की, तो या फिर पलटी ना कहीं बच जाए। तो ये पवन जी का स्टीक एग्जिट पोल था कि या तो बीजेपी की बड़ी बंपर जीत होगी या पलटी बच सकती है, यानी कि
बीजेपी की कैंडिडेट जो युवा कैंडिडेट है स्वर्गीय दविंदर सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा, उनका कहना है कि क्लोज मार्जिन से कॉन्टेस्ट है उनमें। अब मेरा स्टिक पोल सुन लीजिए, क्योंकि आप करीबन 550 से 600 के बीच में लोगों ने हमें कमेंट किया है, हमने वो कमेंट हमारी टीम ने नोट भी किए हैं। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें कि क्या है सटीक नगरोटा का एग्जिट पोल, तो जो मेरा एग्जिट पोल है कि इस बार बीजेपी अगर जीतेगी तो बीजेपी का जीत का मार्जिन पहले से 50% से भी कम हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड नंबर की लड़ाई भी बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि हर्षदेव सिंह डार्क हॉर्स, अगर आपको याद होगा 1 महीना पहले हमने ये खबर चलाई थी, तो वही साबित हो रहे हैं। वो अचानक से निकलकर अच्छा वोट ले सकते हैं। और बड़ी बात यह है, दिव्यानी राणा के लिए अपने परिवार के ऊपर जो उनको टिकट मिली है वो साख बचाने की चैलेंज है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट के ऊपर अपनी डीडीसी की सीट के बाद एक स्टेप ऊपर आने की फाइट है, जबकि हर्षदेव सिंह के लिए एक लंबा एक्सपीरियंस उसको अपने कंधे पर लेकर अपनी नाक और अपनी साख बचाने की जिम्मेवारी है। तो वोटर ही डिसाइड कर चुका है कि इसमें किस तरफ जाना है। मुझे लगता है, मेरा एग्जिट पोल ये कहता है, पवन जी हमारे दोनों के अलग अलग है, बात भी ठीक है, अपने अपना एक्सपीरियंस, मुझे लगता है बीजेपी ये सीट जीत रही है, मार्जिन कम है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने पहले कहा कि बम्पर जीत, मेरा इसलिए कहना था कि इतनी ज्यादा पोलिंग होने के बाद आप ये सोच सकते हो कि क्या दविंदर सिंह राणा का रिकॉर्ड टूट पाएगा। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये रिकॉर्ड टूट जाए, और मुझे ये भी लगता है कि रिकॉर्ड ना टूटे, कि कहीं पलटी ना बच जाए, क्योंकि मैंने जैसे पहले आते ही मैंने कह दिया था कि साइलेंट वोटर और साइलेंट कैंडिडेट, और साइलेंट कैंडिडेट इस विधानसभा में एक ही है, वो है अनिल शर्मा। देखिए, अनिल शर्मा, मैं ये नहीं कह सकता कि अनिल शर्मा जो है वो हर्षदेव की तरह डार्क हॉर्स होंगे, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अच्छा पवन जी, अनिल शर्मा जितना वोट लेंगे क्या वो बीजेपी का कट होगा? यस। तो फिर आप ये देखिए, मैं जातीय समीकरण की बात इसलिए कर रहा था। देखिए, आपके नंद किशोर शर्मा जो है वो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनके बड़े भाई वहां से एमपी हैं, वो विधायक भी रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, वो 2 बार के 3 बार के एमपी हैं। उनका एक अपना जनाधार है उस पूरे इलाके के अंदर। जो ब्राह्मण वोट है वो उनकी ज्यादा बहुत पकड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल शर्मा की भी पकड़ है, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हो। मैं ये नहीं कहता अनिल शर्मा कितने वोट लेंगे, लेकिन वो जितने भी वोट लेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के वोट कम होंगे, वो वोट उनको वो डेंट डालेंगे। दूसरी ओर जो शमीमा बेगम है वो डीडीसी थी, उन्होंने जितना भी वोट उस समय लिया, डीडीसीपी की इलेक्शन एक विधायक के बराबर की इलेक्शन हो जाती है जनाब, जब होती है उस समय बहुत मुश्किल था जब डीडीसी के चुनाव हो रहे थे। उन्होंने भी अपना रुतबा कायम रखना है, जैसा आपने कहा कि हो सकता है एक स्टेप ऊपर जाने की ख्वाहिश जो है वो उनको कहीं उस ओर ना ले जाए, लेकिन वोटर जो है उन्होंने सोच समझकर फैसला किया होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि दविंदर सिंह राणा की विरासत भी है, आप उसे नकार नहीं सकते हो, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। मैं आपसे सहमत भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीत भी सकती है, लेकिन क्लोज मार्जिन से जीतेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि साइलेंट वोटर की तरह साइलेंट कैंडिडेट, कहीं साइलेंट कैंडिडेट की तरह साइलेंट वोटर जो है उन्हीं तरह एक साइलेंट कैंडिडेट भी है, वो आपका समीकरण बिगाड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि तीनों के तीनों कैंडिडेट जो हम फर्स्ट में रख रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि दिव्यानी राणा, पवन जी ने आपको फिर दो ऑप्शन दे दिए, या तो बड़ी जीत बीजेपी की या फिर पलटी। और मेरा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी जीत रही है, मार्जिन कम हो रहा है। नहीं, मैं जो भी आएगा वो साफ होगा पवन जी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी हार रही है, ये मैं कभी नहीं कर रहा। आप ये भी नहीं कह रहे जीत रही है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि तो बीच में कहां अटका रहे हैं? मैं वहां अटका रहा हूं जो साइलेंट वोटर है। देखिए, मेरी एग्जिट पोल में तो हमें एग्जिट करना चाहिए, एग्जिट हम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि इतनी जहां तो बहुत ज्यादा बम्पर जीत हो जाएगी, जो या में पवन जी अटका रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं जहां तो मैं आपकी बात से सहमत भी हो सकता हूं, मैं आपकी बात से सहमत भी हो सकता हूं कि बीजेपी जीत जाएगी, और मुझे मार्जिन कम है। देखिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि मार्जिन कम है, मार्जिन बहुत कम, लेकिन मैं आपके साथ सहमत रहता हूं। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ये कहता हूं कि साइलेंट वोटर की तरह साइलेंट कैंडिडेट ने कहीं ऊपर वाले नंबर फर्स्ट का आंकड़ा बिगाड़ दिया तो सेकंड नंबर पे कहीं ट्रक ना चल जाए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 14 नवंबर को सुबह 10 बजे के करीब हमारे साथ वापस जुड़ जाइए। उस दिन आपको एग्जैक्ट बताएंगे, और हमने जो कहा है नोट कर लीजिए, इसी के आसपास आंकड़े आएंगे। बहुत धन्यवाद।